यूपीएससी मेन 2025 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 लेक्चर 21 हिंदी। पहला प्रश्न। एक भारत के विशेष संदर्भ में मानव विकास सूचकांक HDI तथा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI में भेद कीजिए। IHDI को समावेशी समृद्धि का एक बेहतर सूचक क्यों समझा जाता है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। मानव विकास सूचकांक HDI और असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI में मुख्य भेद यह है कि HDI केवल औसत मानव विकास स्तर को दर्शाता है, जबकि IHDI विकास में असमानता को भी ध्यान में रखता है। HDI में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय जैसे 3 प्रमुख आयामों के आधार पर देश की सामान्य विकास स्थिति मापी जाती है। भारत में HDI सुधार दिखाता है, लेकिन यह बताता है कि सभी वर्गों को समान लाभ नहीं मिला है। वहीं IHDI असमानता को घटाकर मानव विकास को मापता है, जिससे यह पता चलता है कि असमानता के कारण वास्तविक विकास स्तर कितना प्रभावित हुआ है। भारत जैसे देश में, जहां सामाजिक आर्थिक असमानताएं व्यापक हैं, IHDI विकास की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसलिए IHDI को समावेशी समृद्धि का बेहतर सूचक माना जाता है, क्योंकि यह केवल औसत सुधार नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लिए समान विकास और लाभ को दर्शाता है, जो भारत जैसे बहुविविध देश के लिए अधिक प्रासंगिक है। अगला प्रश्न। 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन सी चुनौतियां हैं जब विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है? इन चुनौतियों का सामना किस तरह किया जा सकता है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। विश्व में स्वतंत्र व्यापार और बहुपक्षीय व्यवस्था से हटकर संरक्षणवाद और द्विपक्षीयता की ओर रुख बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। इससे भारत के निर्यातकों को बाजारों में सीमित पहुंच, उच्च सीमा शुल्क और व्यापार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटें बढ़ती हैं, जिससे कच्चे माल और मशीनरी की उपलब्धता प्रभावित होती है। इसके अलावा निवेश प्रवाह धीमा पड़ सकता है और घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक दबाव का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को अपनी उत्पादन क्षमता और विनिर्माण को मजबूत करना होगा, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े। साथ ही तकनीकी नवाचार और डिजिटलीकरण को अपनाकर उत्पादकता बढ़ानी होगी। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाकर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को पुनर्जीवित करने के प्रयास करने चाहिए, ताकि व्यापारिक बाधाओं को कम किया जा सके। अगला प्रश्न। 3 भारत में किसानों द्वारा उच्च मूल्य वाली फसलों के चयन के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में किसानों द्वारा उच्च मूल्य वाली फसलों के चयन के निर्णय पर कई महत्वपूर्ण कारक प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले मौसम और जलवायु प्रमुख होते हैं, क्योंकि कुछ फसलें विशेष जलवायु में ही सफल होती हैं। इसके बाद भूमि की उपजाऊता और सिंचाई सुविधाएं भी फसल चयन में निर्णायक होती हैं। बाजार की मांग और कीमतें किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि वे अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। साथ ही उपलब्ध तकनीकी सहायता, बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की उपलब्धता भी प्रभाव डालती है। सरकारी नीतियां और समर्थन मूल्य, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, किसानों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा किसानों की वित्तीय स्थिति, कर्ज की उपलब्धता और जोखिम सहनशीलता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंततः परिवार की पारंपरिक कृषि पद्धतियां और स्थानीय अनुभव भी फसल चयन में योगदान देते हैं। ये सभी कारक मिलकर किसानों के निर्णय को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न। 4 भारत में कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र तथा महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है।
भारत में कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कृषि उत्पादों को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, जिसमें उत्पादन, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं। यह प्रणाली किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में अक्सर खराब भंडारण सुविधाओं, परिवहन में असुविधा और बिचौलियों की अधिकता जैसी समस्याएं होती हैं, जिससे उत्पादों का अपव्यय और मूल्य में अस्थिरता होती है। बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से ये समस्याएं कम हो सकती हैं, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलता है और उपभोक्ताओं तक ताजा एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पहुंचते हैं। डिजिटल तकनीक, ठंडा भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, बेहतर लॉजिस्टिक्स और फसल बीमा जैसे उपायों के माध्यम से कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाकर देश की आर्थिक वृद्धि और ग्रामीण विकास में योगदान दिया जा सकता है। इसलिए यह क्षेत्र भारत के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 5. भारत में संलयन ऊर्जा कार्यक्रम का पिछले कुछ दशकों में निरंतर क्रमिक विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संलयन ऊर्जा परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए। वैश्विक ऊर्जा के भविष्य के लिए इस परियोजना की सफलता के क्या निहितार्थ होंगे? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में संलयन ऊर्जा कार्यक्रम ने पिछले दशकों में लगातार प्रगति की है, जिससे स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संलयन ऊर्जा परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) एक बहुराष्ट्रीय प्रयास है, जिसका उद्देश्य संलयन ऊर्जा को व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाना है। भारत ने ITER में तकनीकी, वित्तीय और वैज्ञानिक योगदान दिया है। इसमें भारत ने प्रमुख घटकों का निर्माण, जैसे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, वैक्यूम सिस्टम्स और अन्य उन्नत उपकरण प्रदान किए हैं। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर भी परियोजना में सक्रिय रूप से शामिल हैं। यदि ITER परियोजना सफल होती है, तो यह वैश्विक ऊर्जा के भविष्य को क्रांतिकारी रूप से बदल सकती है। संलयन ऊर्जा प्रदूषण रहित, अपरंपरागत ईंधन स्रोत, जैसे ड्यूटेरियम, पर आधारित है, जो असीम ऊर्जा प्रदान कर सकती है। इससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस प्रकार ITER की सफलता ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6. भारत वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है? जैव प्रौद्योगिकी इस प्रयास में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, यदि वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, जल और जैव ऊर्जा का व्यापक विकास करे। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, ऊर्जा भंडारण तकनीकों में सुधार और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम अपनाने से भी ऊर्जा संकट कम होगा। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदूषण में कमी आएगी और पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी। इस प्रयास में जैव प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैव प्रौद्योगिकी से उन्नत जैव ईंधन, जैसे बायोएथेनॉल और बायोडीजल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऊर्जा फसलों का विकास और कचरे से ऊर्जा उत्पादन संभव है। यह तकनीक ऊर्जा उत्पादन की लागत घटाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में मदद करती है। इसलिए जैव प्रौद्योगिकी भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता और सतत विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता होगी। अगला प्रश्न। 7. कार्बन अवशोषण, कैप्चर, उपयोग तथा भंडारण (CCUS) से क्या आशय है? जलवायु परिवर्तन से निपटने में CCUS की संभावित भूमिका क्या है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। कार्बन अवशोषण,
उपयोग एवं भंडारण CCUS का अर्थ है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO को पकड़ना, कैप्चर, उसे उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करना, उपयोग और उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी के भीतर या अन्य स्थलों में भंडारित करना, स्टोरेज। यह तकनीक उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में मदद करती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में CCUS की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्रों और ऊर्जा उत्पादन में होने वाले भारी CO उत्सर्जन को सीधे वातावरण से रोकता है। इससे वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य में सहायता मिलती है। CCUS के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन को स्वच्छ बनाया जा सकता है, जबकि आर्थिक गतिविधियां भी जारी रहती हैं। भारत जैसे देश, जो विकासशील हैं और ऊर्जा की बढ़ती मांग रखते हैं, उनके लिए CCUS तकनीक उत्सर्जन में कटौती का प्रभावी उपाय हो सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास दोनों संभव होंगे। अगला प्रश्न 8 भारत में तटीय जलभृत में समुद्री जल घुसपैठ एक मुख्य चिंता का विषय है। समुद्री जल घुसपैठ के क्या कारण हैं तथा ऐसी आपदा का सामना करने के उपचारात्मक उपाय क्या हैं? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में तटीय जलभृत कोस्टल एक्विफर्स में समुद्री जल घुसपैठ एक गंभीर समस्या है, जो तटीय क्षेत्रों में मीठे पानी के स्रोतों को दूषित कर देती है। इसके मुख्य कारण हैं: 1. अत्यधिक भूजल दोहन। जल की अधिक निकासी से भूजल स्तर गिरता है, जिससे समुद्री जल मीठे पानी की जगह ले लेता है। 2. समुद्री स्तर में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर बढ़ने से समुद्री जल तटीय भूजल में प्रवेश करता है। 3. असंतुलित जल प्रबंधन। तटीय क्षेत्रों में जल पुनर्भरण का अभाव और असंतुलित कृषि व औद्योगिक गतिविधियां उपचारात्मक उपायों में शामिल हैं। भूजल दोहन को नियंत्रित करना और सतत जल उपयोग को बढ़ावा देना। तटीय क्षेत्रों में पेड़ों का रोपण और जैविक अवरोधों का निर्माण, जो समुद्री जल को रोकते हैं। वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण तकनीकों का उपयोग। समुद्री जल घुसपैठ के लिए नियमित निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार। इन उपायों से तटीय जलभृत की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अगला प्रश्न 9. आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है। यह भारत में किस रूप में प्रकट हुआ है? समसामयिक उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। राज्य द्वारा कौन से जवाबी उपाय अपनाए गए हैं? समझाइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। आतंकवाद भारत में विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है, जैसे धार्मिक, जातीय और राजनीतिक आधार पर हिंसा। विशेषकर कश्मीर में विद्रोही आतंकवादी गतिविधियां, पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी आंदोलन और बड़े शहरों में संगठित आतंकी हमले इसके उदाहरण हैं। 2008 में मुंबई पर हुए हमले और 2016 में उरी सैन्य अड्डे पर हमला समसामयिक उदाहरण हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा को गंभीर चुनौती दी। राज्य ने आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय अपनाए हैं, जैसे विशेष कानून, जैसे आतंकवाद निरोधक कानून, आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों का सशक्तिकरण, खुफिया सूचनाओं का बेहतर उपयोग और सीमा सुरक्षा कड़ी करना। इसके अलावा समन्वित केंद्रीय राज्य पुलिस कार्यवाहियां, सुधारात्मक सामाजिक नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। इन उपायों से भारत आतंकवाद के खतरे को कम करने और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। अगला प्रश्न 10. भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वामपंथी उग्रवाद LWE 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। आप LWE से क्या समझते हैं तथा जनता इससे किस प्रकार प्रभावित है? LWE को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। वामपंथी उग्रवाद LWE, जिसे नक्सलवाद भी कहा जाता है, भारत के कुछ दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी सत्ता के विरोध में हथियारबंद संघर्ष है। यह आंदोलन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं, जमीन विवाद और गरीबी से उत्पन्न हुआ है। LWE के कारण जनता को हिंसा, असुरक्षा,
विकास की कमी और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनता पर इसका नकारात्मक प्रभाव होता है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, विकास परियोजनाओं में बाधा और भय का माहौल। सरकार ने LWE समाप्ति के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे सुरक्षा बलों की कार्रवाई, विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, पुनर्वास योजनाएं और संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देकर इस आंदोलन की जड़ कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक इसे समाप्त करना है। अगला प्रश्न 11, समझाइए कि किस प्रकार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किस प्रकार यह राज्यों को विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स FHI एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग भारत में विभिन्न राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का समग्र आकलन करने के लिए किया जाता है। यह सूचकांक राज्यों की वित्तीय स्थिति, ऋण प्रबंधन, राजस्व संग्रह, व्यय नियंत्रण और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता जैसे कई आयामों को मापता है। FHI के माध्यम से राज्यों की आर्थिक मजबूती और उनकी वित्तीय व्यवहार्यता का एक समग्र चित्र प्रस्तुत होता है। भारत में राज्यों के बीच राजकोषीय प्रदर्शन में भिन्नता होने के कारण FHI राज्यों को अपनी नीतियों और वित्तीय प्रबंधन की तुलना करने का अवसर प्रदान करता है। यह सूचकांक राज्यों को उनकी कमजोरियों और मजबूती के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे वे लक्षित सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। FHI द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को सार्वजनिक करना और उन्हें नीति निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत करना राज्यों को विवेकपूर्ण और संपोषणीय सस्टेनेबल राजकोषीय नीतियां अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह उन्हें अपने व्यय पैटर्न को सुधारने, राजस्व संग्रह को बढ़ाने और अनावश्यक ऋण लेने से बचने के लिए जागरूक करता है। साथ ही यह राज्यों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों के वित्तीय प्रबंधन की पारदर्शिता बढ़ाता है और बेहतर नीति निर्धारण में सहायक होता है, जो अंततः भारत के समग्र आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए लाभकारी है। अगला प्रश्न 12, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना के तर्काधार की विवेचना कीजिए। इसकी क्या उपलब्धियां हैं? किस प्रकार इस योजना की कार्यपद्धति तथा परिणामों में सुधार किया जा सकता है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना का तर्काधार भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, घरेलू उत्पादन में वृद्धि करना और निर्यात क्षमता को सशक्त बनाना है। यह योजना विशेषकर उच्च तकनीकी और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई है। PLI योजना के तहत कंपनियों को उनके उत्पादन और बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे नई तकनीक अपनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित हों। उपलब्धियां PLI योजना ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोटिव, टेक्सटाइल और मोबाइल उपकरणों में निवेश और उत्पादन में वृद्धि की है। इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिला, विदेशी निर्भरता कम हुई और रोजगार के अवसर बढ़े। कई बड़ी कंपनियों ने भारत में उत्पादन विस्तार किया है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बल मिला है। सुधार के सुझाव PLI योजना की कार्यपद्धति में सुधार के लिए प्रक्रिया को और सरल तथा पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ताकि छोटे और मध्यम उद्योग भी योजना का लाभ उठा सकें। प्रोत्साहनों के वितरण में समयबद्धता और स्पष्टता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा योजना के तहत निरंतर निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन से परिणामों को बेहतर किया जा सकता है। तकनीकी नवाचार और पर्यावरणीय स्थिरता को भी योजना में शामिल किया जाना चाहिए ताकि सतत विकास सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार PLI योजना में सुधार से यह और अधिक प्रभावी होकर भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने में सहायक होगी। अगला प्रश्न
13 भारत में घटते भूजल के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। भूजल में ऐसी क्षीणता को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में भूजल संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देश की बड़ी आबादी और कृषि क्षेत्र इस पर निर्भर हैं। हालांकि कई कारकों के कारण भारत में भूजल का स्तर लगातार घट रहा है, जो जल संकट की गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। घटते भूजल के प्रमुख कारण: 1. अत्यधिक दोहन। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए भूजल का अत्यधिक और अनियंत्रित दोहन हो रहा है, जिससे भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। 2. जलवायु परिवर्तन। अनियमित वर्षा, सूखे की घटनाओं में वृद्धि और बढ़ती तापमान भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करते हैं। 3. शहरीकरण। शहरी विस्तार और कंक्रीट के बढ़ते उपयोग से वर्षा जल का भूजल में रिसाव कम हो रहा है। 4. कृषि पद्धतियां। पारंपरिक सिंचाई विधियों जैसे फ्लड इरिगेशन से पानी की बर्बादी होती है। 5. जल प्रदूषण। भूजल स्रोतों में रासायनिक और जैविक प्रदूषण भूजल की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों को प्रभावित करता है। सरकार के कदम। भारत सरकार ने भूजल संरक्षण और प्रबंधन के लिए अनेक पहलें शुरू की हैं। इनमें जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को प्रोत्साहित करना और भूमिगत जल स्तर की नियमित निगरानी शामिल हैं। जल शक्ति मिशन जैसे कार्यक्रम के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए व्यापक प्रयास हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने जल क्षेत्र के प्रबंधन में लोक सहभागिता बढ़ाने और जल नीतियों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से भूजल स्तर के गिराव को कम कर सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में काम हो रहा है। अगला प्रश्न। 14 भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार अवसरों को सृजित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कृषि उत्पादों को संरक्षित, मूल्यवर्धित और उपभोक्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में इस उद्योग का विस्तार ग्रामीण विकास, किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने तकनीकी उन्नति, निवेश वृद्धि और निर्यात संभावनाओं के कारण हाल के वर्षों में तीव्र विकास देखा है। विशेषकर फल, सब्जियां, डेयरी, मांस और समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में वृद्धि हुई है। इस उद्योग के विस्तार से रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, क्योंकि यह श्रमगहन उद्योग है जो ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और औद्योगिक नौकरी के अवसर मिलते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम। 1. पीएम फूड प्रोसेसिंग उद्योग योजना (पीएमएफएमई). यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रोत्साहित करती है, वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रदान करती है। 2. अधोसंरचना विकास। खाद्य पार्क, शीत भंडारण और रसद नेटवर्क का विकास किया जा रहा है ताकि उत्पादन और विपणन को सुगम बनाया जा सके। 3. निर्यात संवर्धन। खाद्य निर्यात प्रोत्साहन योजना और तकनीकी मानकों में सुधार से निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। 4. आधुनिक तकनीक का प्रावधान। आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों और नवाचारों को अपनाने के लिए समर्थन दिया जा रहा है। 5. कौशल विकास कार्यक्रम। युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में दक्ष बनाया जा रहा है। इन उपायों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और यह ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास में सहायक साबित हो रहा है। अगला प्रश्न। 15. नैनो प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति कैसे प्रदान करती है? यह प्रौद्योगिकी कैसे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान में सहायक हो सकती है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नैनो प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी उन्नति लाने वाली आधुनिक तकनीक है जो अणु स्तर पर पदार्थों को नियंत्रित और संशोधित करने की क्षमता रखती है।
यह तकनीक कृषि के पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावी, टिकाऊ और पर्यावरण मैत्री समाधान प्रदान करती है। नैनो प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध हो सकते हैं, जो कम मात्रा में अधिक प्रभावी होते हैं। इससे फसलों की उपज में वृद्धि होती है और उत्पादन लागत कम होती है। नैनो सेंसर और निगरानी उपकरणों से खेत की मिट्टी, पानी और फसल की स्थिति का वास्तविक समय में मूल्यांकन संभव होता है, जिससे किसानों को सही समय पर उचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसके अलावा नैनो कंटेनर तकनीक द्वारा नियंत्रित उर्वरक और कीटनाशकों का धीरे धीरे मुक्त होना पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है और भूमि की उत्पादकता बनाए रखता है। इससे कृषि की स्थिरता बढ़ती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति में सहायक। नैनो प्रौद्योगिकी किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन लागत घटाने और जोखिम कम करने में मदद करती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता से वे बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही तकनीकी ज्ञान और नवाचार अपनाने से किसानों की सामाजिक स्थिति भी बेहतर होती है, क्योंकि वे आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन में योगदान देते हैं। इस प्रकार नैनो प्रौद्योगिकी कृषि को स्मार्ट, टिकाऊ और लाभकारी बनाकर किसानों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न 16। भारत ने एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखा है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं? भारत सेमीकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर आज के डिजिटल युग की आधारशिला है। हालांकि भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौतियां: 1. उच्च निवेश की आवश्यकता। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश और उन्नत तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो भारत में सीमित है। 2. तकनीकी कौशल और अनुसंधान की कमी। उच्च गुणवत्ता वाले सेमीकंडक्टर बनाने के लिए विशेष ज्ञान, अनुसंधान एवं विकास आदि की जरूरत होती है, जो भारत में अभी विकसित हो रहा है। 3. आपूर्ति श्रृंखला की जटिलता। कच्चे माल और उपकरणों की आपूर्ति में बाधाएं और वैश्विक स्तर पर निर्भरता। 4. लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे की कमी। उपयुक्त लॉजिस्टिक्स, स्थिर बिजली आपूर्ति और साफ सुथरे वातावरण की कमी। 5. वैश्विक प्रतिस्पर्धा। चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों के मजबूत उद्योग से मुकाबला करना। भारत सेमीकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताएं। 1. विशाल निवेश। 76,000 रुपये करोड़ के निवेश से भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना। 2. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार। उच्च तकनीक, डिजाइन और अनुसंधान को बढ़ावा देना। 3. आधुनिक विनिर्माण इकाइयां। अत्याधुनिक फैक्ट्रियों का निर्माण, जिससे गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता बढ़े। 4. स्किल डेवलपमेंट। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण। 5. वैश्विक साझेदारी। विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग और निवेश आकर्षित करना। 6. आत्मनिर्भरता। इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल उपकरणों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाना। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक प्रतिस्पर्धा कर सकेगा और डिजिटल इंडिया एवं मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को बल मिलेगा। अगला प्रश्न 17. खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत हैं तथा इनका खनन द्वारा शोषण होता है। खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है? खनन द्वारा पैदा होने वाली पर्यावरणीय आपदा को कम करने हेतु आवश्यक उपचारात्मक उपायों की व्याख्या कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। खनिज संसाधन किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं, क्योंकि वे उद्योग, ऊर्जा, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। भारत में भी खनिजों का व्यापक उपयोग होता है। हालांकि खनन प्रक्रिया से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए इसे पर्यावरणीय आपदा के रूप में देखा जाता है। खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों माना जाता है?
खनन में भूमि का व्यापक विनाश होता है, जिससे वनस्पति और जैव विविधता नष्ट होती है। इसके कारण मिट्टी कटाव बढ़ता है और जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। खनन के दौरान हवा में धूल और विषैले गैसें फैलती हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। साथ ही खनन के कारण जल निकासी का स्वरूप बदल जाता है, जिससे बाढ़ या सूखे जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इससे आसपास के समुदायों का जीवन स्तर प्रभावित होता है और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते हैं। पर्यावरणीय आपदा कम करने हेतु उपचारात्मक उपाय। 1. पर्यावरणीय प्रबंधन योजना। खनन से पहले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) कर उचित योजना बनाना आवश्यक है। 2. वन पुनरुद्धार। खनन के बाद प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण और भूमि सुधार करना चाहिए। 3. धूल नियंत्रण। खनन स्थलों पर धूल फैलने से रोकने के लिए पानी छिड़काव और ग्रास कवर का उपयोग। 4. जल संरक्षण। खनन क्षेत्र के जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण के उपाय अपनाना। 5. प्रौद्योगिकी का उपयोग। पर्यावरण हितैषी तकनीकों का प्रयोग, जैसे कम प्रदूषण करने वाले उपकरण। 6. समुदाय सहभागिता। स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करना और जागरूकता बढ़ाना। 7. कानूनी नियंत्रण। पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन और उल्लंघन पर दंड। इन उपायों से खनन के पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सकता है और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। अगला प्रश्न 18. पेरिस समझौता 2015 के अंतर्गत भारत की जलवायु वचनबद्धताओं पर समीक्षा लिखिए तथा बताइए कि उन्हें किस प्रकार COP 26, 2021 में और अधिक दृढ़ता प्रदान की गई है। इस दिशा में किस प्रकार पहली बार भारत द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को 2022 में अद्यतन किया गया है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। पेरिस समझौता 2015 के अंतर्गत भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई महत्वाकांक्षी वचनबद्धताएं दीं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस (NDCs) कहा जाता है। भारत ने 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता (GDP प्रति इकाई उत्सर्जन) को 2005 के स्तर की तुलना में 33 से 35% तक कम करने, नवीनीकृत ऊर्जा क्षमता को 40% तक बढ़ाने और वनावरण क्षेत्र को 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन अवशोषित करने का लक्ष्य रखा था। ये लक्ष्य भारत के विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन स्थापित करने की कोशिश थे। COP 26, 2021 में भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को और अधिक दृढ़ता प्रदान की। इस सम्मेलन में भारत ने कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य नेट जीरो लक्ष्य 2070 तक प्राप्त करने की घोषणा की, जो एक बड़ी पहल थी। साथ ही 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने और गैर जीवाश्म ऊर्जा का हिस्सा 50% तक लाने के लक्ष्य भी रखे गए। इससे भारत की जलवायु कार्रवाई में वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट हुई। 2022 में NDC का अद्यतन। पहली बार भारत ने 2022 में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अद्यतन किया, जिसमें उसने न केवल उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को मजबूत किया, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में दक्षता, हरित ईंधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने पर भी जोर दिया। इस अद्यतन में कृषि, वन क्षेत्र और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, ताकि सतत और समग्र जलवायु रणनीति बनाई जा सके। इस प्रकार भारत ने पेरिस समझौते के बाद अपने जलवायु लक्ष्यों को निरंतर सुधारते हुए वैश्विक जलवायु संरक्षण प्रयासों में एक सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न 19 उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? विगत एक दशक में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सहमति पत्रों तथा शांति समझौतों के रूप में ली गई पहलों का खाका खींचिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। उत्तर पूर्वी भारत में आंतरिक सुरक्षा और शांति प्रक्रिया अनेक जटिल चुनौतियों का सामना करती है। इस क्षेत्र में भौगोलिक कठिनाइयां, सीमावर्ती स्थिति, जातीय और सांस्कृतिक विविधता, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी समुदायों के स्वशासन की मांगें तथा नक्सलवाद और अलगाववादी उग्रवादी समूहों की गतिविधियां प्रमुख बाधाएं हैं।
सीमा पार से हथियार और समर्थन मिलने के कारण भी हिंसा बढ़ती है। विकास की कमी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानताएं भी अस्थिरता के कारण हैं। विगत एक दशक में सरकार ने शांति प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए कई सहमति पत्र और समझौते किए हैं, जिनका खाका निम्नलिखित है। 1. मिजोरम 2018 उदास स्माइली मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) के साथ समझौता हुआ, जिससे लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का अंत हुआ और मिजोरम में स्थिरता आई। 2. नागालैंड 2015 से 2020 उदास स्माइली नागा शांति समझौता, जो नागा राष्ट्रीय परिषद (NSCNIM) के साथ है, लंबित विवादों को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार और NSCNIM के बीच बातचीत जारी है। 3. मणिपुर और त्रिपुरा उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते हुए, जैसे कि मणिपुर में कई छोटे छोटे समूहों के विमोचन, जिससे हिंसा में कमी आई। 4. असम में पूर्वी असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AUDF) के साथ वार्ता और बंदूक छोड़ने की पहलें हुईं। 5. शांति और विकास कार्यक्रम, विशेष आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाएं चलाई गईं, जिनका उद्देश्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना और स्थानीय युवाओं को रोजगार देना है। सरकार की ये पहलों ने क्षेत्र में स्थिरता लाई है, लेकिन दीर्घकालिक शांति के लिए समावेशी विकास, संवाद और संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न। ह्यूबीस, भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है? समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों तथा आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के लिए समुद्री व्यापार आर्थिक समृद्धि और वैश्विक जुड़ाव का महत्वपूर्ण स्रोत है। देश की कुल व्यापार मात्रा का लगभग 90% समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा अत्यावश्यक है। यह न केवल व्यापारिक जहाजों, बंदरगाहों और जलमार्गों की रक्षा करती है, बल्कि समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक नियंत्रण और आर्थिक हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। साथ ही समुद्री सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का भी अभिन्न अंग है, क्योंकि समुद्री रास्ते आतंकवाद, तस्करी, समुद्री डकैती और अवैध गतिविधियों के लिए संवेदनशील होते हैं। समुद्री और तटीय सुरक्षा की चुनौतियां। 1. समुद्री डकैती एवं आतंकवाद। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवादी हमलों का खतरा बना हुआ है। 2. अवैध मछली पकड़ना और तस्करी। सीमित संसाधनों का गैरकानूनी उपयोग और मानव तस्करी, ड्रग्स तस्करी जैसी गैरकानूनी गतिविधियां बढ़ रही हैं। 3. सीमा विवाद। पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सीमाओं को लेकर विवाद और क्षेत्रीय तनाव। 4. प्राकृतिक आपदाएं। सुनामी, चक्रवात और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती मिलती है। 5. तकनीकी एवं संसाधन सीमाएं। आधुनिक निगरानी, बचाव और नियंत्रण उपकरणों की कमी। आगे बढ़ने के मार्ग। तकनीकी उन्नयन, आधुनिक रडार, ड्रोन, उपग्रह निगरानी और संचार प्रणालियों का विकास। सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, जैसे इंडो पैसिफिक रणनीति। तटीय सुरक्षा बलों का सशक्तिकरण। तटीय सुरक्षा बलों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और अधिकार देना। कानूनी व्यवस्था मजबूत करना। समुद्री कानूनों का सख्ती से पालन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भागीदारी। सामुदायिक भागीदारी। तटीय समुदायों को सुरक्षा में शामिल करना और जागरूकता बढ़ाना। इस प्रकार समुद्री सुरक्षा भारत के समुद्री व्यापार, रणनीतिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, और इसके लिए समन्वित तकनीकी और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।